जी चलिए, अब हम आज के लेक्चर में अपने अगले स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं जो है ISA 501। 500 तो हमें बताता था जनरल रूल्स के कैसे एविडेंस ऑब्टेन करना है। ISA 500 क्या बताता था? जनरल रूल्स हाउ टू ऑब्टेन एविडेंस। ISA 501 हमें कुछ स्पेशल एरियाज के बारे में बताता है कि हमने इनमें कैसे एविडेंस ऑब्टेन करना। अच्छा, एक चीज ISA 500 में आपको बताना भूल गया कि एग्जाम में वो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा, यहां तो वो रिलायबिलिटी, डाउटफुल वगैरह एविडेंस, सोर्सेज ऑफ एविडेंस की तरफ बात लेके जाएगा, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछे। यहां आपसे स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी एरिया आपके सामने रख के आपसे पूछेगा, बताओ इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। क्या ICAP एग्जाम क्वेश्चन में किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में आपसे प्रोसीजर पूछ सकता है? ये बताओ इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। यार जैसे कैफ लेवल पे भी पूछा करता था अक्सर केस स्टडी में, CFAP लेवल पे भी पूछ सकता है। फर्क सिर्फ यह है कि यहां सिचुएशन थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। और ये प्रोसीजर वो किसी एक टॉपिक में नहीं, बहुत से टॉपिक्स में साथ, की ऑडिट मैटर में उसमें भी प्रोसीजर आते हैं, रिस्क असेसमेंट स्टडी करेंगे उसमें भी प्रोसीजर आते हैं, ठीक है। ऑडिट एविडेंस का क्वेश्चन आ जाए उसमें भी प्रोसीजर का जिक्र होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप ISA 500 का केस स्टडी वाला क्वेश्चन तैयार करने के लिए, केस स्टडी वाला क्वेश्चन कौन सा होगा? केस स्टडी वाला क्वेश्चन कौन सा होगा? जिसमें वो कोई ना कोई सिचुएशन आपके सामने रखेगा। वो सिचुएशन हो सकता है फिक्स एसेट की हो सकता है इंटेंजिबल्स की हो सकता है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट्स की हो सकता है किसी सब्सिडरी को एक्वायर किया है वो हो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आपसे उससे रिलेटेड पूछेगा, बताओ क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। ये क्वेश्चन तैयार करने का बेस्ट सोर्स क्या है? बेस्ट सोर्स क्या है आपके लिए? टीचर तो जो मटेरियल देगा सो देगा, वो तो है ही है। फर्ज कीजिए मैं आपको कोई भी मटेरियल नहीं देता, स्टैंडर्ड में सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखे ही नहीं हुए, रूल लिखे हैं। मजे की बात सुना है, स्टैंडर्ड में, पूरे स्टैंडर्ड में कहीं पे नहीं उसने बताया कि किसी भी एरिया को कैसे वेरीफाई करना है। इसके ऊपर कुछ, हाँ कुछ एरिया में उसने जनरल डिस्कशन की है, कुछ एक, जैसे ये 501 में उसने 3 एरिया स्पेसिफिक एग्जांपल और कुछ सिचुएशन हमें बता दिए, ठीक है। तो कहीं कहीं वो कुछ सिचुएशन डिस्कस कर देता है, लेकिन सारे प्रोसीजर उसने स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं किए। तो आप कैसे ये प्रोसीजर तैयार, और खास तौर पे याद रखिए एग्जामिनर है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, प्रोफेशनल बॉडी का एग्जामिनर है। अगर वो प्रोसीजर पूछेगा भी तो क्या इसमें से पूछेगा, मैं भी पूछ भी ले, लेकिन 2-3 नंबर के साथ। किसी एक सिचुएशन में 3-4 मसले इकट्ठे कर दे, उसमें से 1 या 2 मसले ये हो, बाकी 1-2 मसले कुछ और हो। तो मुझे बताइए बेस्ट सोर्स क्या है आपके लिए प्रैक्टिस करने का, सब्सटेंटिव प्रोसीजर की प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट सोर्स क्या है? पास पेपर, शाबाश, एक ये है। और ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर सेक्शन, प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट। फारिग टाइम में पता क्या किया करें? फारिग टाइम में होता है, फारिग टाइम आपके होता ही नहीं, उसमें रीडिंग करते हैं। अच्छा, रीडिंग करने के बाद अपनी आदत बना लें, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके ना किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करें, उसको पढ़ लिया करें, खास तौर पे की ऑडिट मैटर सेक्शन आपके ड्राफ्टिंग के लिए भी और आपकी सब्सटेंटिव प्रोसीजर की प्रैक्टिस के लिए भी आइडियल है। क्या एडवाइस किया मैंने? फारिग वक्त में क्या करना है? अगर आप चाहते हैं आपकी केस स्टडी की प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो, क्या आप चाहते हैं कि एग्जाम में कोई सी भी सिचुएशन आ जाए आपके पास पहले से उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर तैयार हो, क्या आप चाहते हैं? उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या? फारिग वक्त में हर दूसरे-तीसरे दिन एक ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर लें, 1 सफे की ऑडिट मैटर, 2 सफे के होंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना। उसको रीड कर लिया करें, याद करने को भी नहीं कह रहा, सिर्फ रीड कर लिया करें। कुछ अरसे बाद आप खुद देखेंगे कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर होते हैं। बहरहाल तो ये ध्यान में रखिएगा, 500 ऑडिट एविडेंस है, वो जनरल है। अगर आप उसकी केस स्टडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक एरिया के प्रोसीजर्स सीखने पड़ेंगे, ठीक। अब बाहर आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्पेसिफिक एरियाज के प्रोसीजर की जो स्टैंडर्ड ने हमें दी है। एग्जांपल 501, इसमें 3 एरियाज को डिस्कस किया है उसने। किसी केस स्टडी में ना, केस स्टडी में किसी बड़े क्वेश्चन का छोटा हिस्सा मिला सकता है इस स्टैंडर्ड को उस दूसरे के साथ। ये स्टैंडर्ड में सारी चीजें लिखी हुई हैं।
इनको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, घर जाके बाकी की चीजें पढ़ लेंगे हैं। शाबाश। तो सबसे पहली चीज ये नोट कीजिए कि कोई आपसे पूछे ISA 501 का स्कोप बताओ, ISA 501 में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं ये बताओ। आप कहेंगे 500 में तो 2 चीजें हुई थी ना, ऑडिट प्रोसीजर और एविडेंस। 501 में 3 चीजें डिस्कस हुई हैं, 3 चीजें। एक, इन्वेंट्री में कैसे एविडेंस ऑब्टेन किया जाए, अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री है इस पे एविडेंस कैसे ऑब्टेन किया जाए। दूसरा, अगर क्लाइंट के खिलाफ कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो कैसे वेरीफाई किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि सारे के सारे लीगल केसेस उनकी प्रोविजन और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर दिए गए। और तीसरा, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, अगर क्लाइंट सेगमेंट रिपोर्टिंग कर रहा है तो हमने उसको कैसे चेक करना है। 3 चीजें। 501 कितने चीजों को डिस्कस कर रहे हैं? 3। कौन कौन सी? इन्वेंट्री, सेगमेंट इंफॉर्मेशन और लिटिगेशन। पहले इन्वेंट्री डिस्कस कर लेते हैं या कौन सा करें? आप बताएं। ओके, तरतीब से लिटिगेशन कर लेते हैं। पहले कह रहे हैं जब आपके ऑडिट क्लाइंट के खिलाफ कुछ लीगल केसेस पेंडिंग हैं, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उनको वेरीफाई करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ठीक है। सबसे पहले मैनेजमेंट से और इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायर करेंगे। इन हाउस लीगल काउंसिल कौन सी होती है? लीगल डिपार्टमेंट, जो क्लाइंट के एम्प्लॉय, वो वकील जो क्लाइंट ने एम्प्लॉय रखे हैं। एक इन हाउस लीगल काउंसिल होती है, एक एक्सटर्नल लीगल काउंसिल होती है, जो एक्सटर्नल फर्म है, जो क्लाइंट के एम्प्लॉय नहीं है। कौन सा वकील की बात आपके लिए ज्यादा रिलायबल है? क्यों? इन हाउस लीगल काउंसिल तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं है इसमें। शाबाश। क्या इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, इन हाउस लीगल काउंसिल से? कंपनी कौन कौन से केस है और प्रोबेबल आउटकम क्या है उनका मैनेजमेंट के ख्याल में। मैनेजमेट आपको लिस्ट दे देगी कोई। फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक करें, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स चेक करें और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है वो चेक करें। क्यों बोर्ड मीटिंग के मिनट्स क्यों चेक करें? क्योंकि अगर लीगल केसेस हैं सारे वो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हुए होते हैं, उसे पता चल जाएगा कि कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जो ऐसा लीगल केस जो मैनेजमेंट ने छुपा लिया हो। नेक्स्ट प्रोसीजर है रिव्यू लीगल एक्सपेंस अकाउंट। कंप्लीटनेस के लिए बेस्ट है लीगल एक्सपेंस का अकाउंट। लीगल एक्सपेंस का अकाउंट कौन क्या होता है? लीगल एक्सपेंस क्या है? जो लॉयर्स को पैसे दिए उसको क्यों चेक करेंगे? ताकि पता चले क्यों दिए, पता चले क्यों दिए। मेरी जिंदगी का जो पहला ऑडिट था ना, ऑडिट दूसरी एंगेजमेंट थी, लेकिन पहली एंगेजमेंट थी वो शेयर वैल्यूएशन की, एक कंपनी की प्राइवेटाइजेशन का इशू था वो शेयर। दूसरी एंगेजमेंट थी ऑडिट एंगेजमेंट बैंक की। उसमें मेरे सीनियर ने मुझे कहा था लीगल एक्सपेंस का 100% वाउच करो, और आपके भाई ने पता कितना कर लिया था? सच्ची बात बता रहा हूं, 105%। सीनियर देख के परेशान हो गया, ये क्या है? वो बाद में पता चला एक एंट्री रिवर्स हुई थी क्रेडिट थी, तो मैंने वो डेबिट आइटम सेलेक्ट कर ली, क्रेडिट नहीं। हालांकि सिंपली डेबिट क्रेडिट दोनों कार्ड के नाम था, उसको सेलेक्ट नहीं करना था, लेकिन जूनियर ऐसे नहीं जूनियर। तो लीगल क्योंकि ये तो पॉसिबल है कि क्लाइंट लीगल एक्सपेंस को क्यों वेरीफाई किया, ये तो पॉसिबल है क्लाइंट हमें लीगल केस के बारे में ना बताए ऑडिटर को, ये पॉसिबल नहीं है कि वकील को पैसे ना दियो। इसीलिए लीगल एक्सपेंसेस को हम लीगल एक्सपेंसेस देखते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से कौन सा केस है उसके साथ मैच करते हैं कि हमारी लिस्ट के साथ ये केस मैच होता है कि नहीं। ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से कि लीगल केसेस सारे बता दिए उसने हमें। सबसे अहम प्रोसीजर अब आया, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ कम्युनिकेट करना है। अच्छा, कोई स्टूडेंट इस प्रोसीजर में और इस प्रोसीजर में फर्क बता सकता है? इंस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल क्या? हाँ, वो जो ऊपर हमने स्टेप नंबर 2 में कॉरेस्पॉन्डेंस चेक की है ना, वो मैनेजमेंट की लॉयर के साथ है। जो स्टेप नंबर 5 में कर रहे हैं ये हमारी एक्सटर्नल लीगल नहीं, हमारा लॉयर नहीं है, ये है क्लाइंट का, लेकिन हम डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये याद रखिए, ये हमारा लॉयर नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे डेटर
लेटर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस क्लाइंट की भी होती है, हम भी इसको कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। हम कम्युनिकेट करते हैं ना जब एक्सटर्नल लीग, तो 3 तरीकों से कर सकते हैं, या लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी, या लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी, या डायरेक्ट मीटिंग। हम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को जब हम कम्युनिकेट करेंगे, जब कॉन्टैक्ट करेंगे, कितने तरीकों से कंफर्मेशन ले सकते हैं? 3 तरीके। कौन कौन सा? लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी, स्पेसिफिक इंक्वायरी, डायरेक्ट मीटिंग। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी क्या है? अल्फाज बताएंगे। जैसे आपको याद होगा वो कैफ लेवल पे होता ना, पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव कंफर्मेशन। अल्फाज बताते थे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहां पे जनरल और स्पेसिफिक अल्फाज बताएंगे। अल्फाज सुनिए जरा। पहला आपने बताना जनरल कौन सी, स्पेसिफिक कौन सी, पहले दोनों सुन ले एग्जांपल। हमने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को लेटर लिखा, सर ये एबीसी कंपनी हमारा क्लाइंट है, ठीक है, हम इसकी अथॉरिटी के साथ इसकी इजाजत से आपको लेटर लिख रहे हैं, इस क्लाइंट के खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनकी लिस्ट हमें दे दीजिए, और ये बता दीजिए कि क्लाइंट इसमें हारेगा कि जीतेगा, एक्सपेक्टेड आउटकम बता दें, और अगर हारेगा तो कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ सकती है वो बता दें। 3 सवाल पूछे। लीगल केस कितने चल रहे हैं, आउटकम क्या है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या है। एक है स्टैंडर्ड ये कहता है कि इस सिचुएशन में हो सकता है, चूंकि आपके ऊपर भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है ना, ऑडिटर के ऊपर, लॉयर्स के ऊपर ज्यादा अप्लाई होता है, डॉक्टर्स के ऊपर भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लॉयर्स में भी होता है, सिर्फ हम पे नहीं। तो बाज़ औक़ात लोकल लीगल रिक्वायरमेंट्स मना करती हैं लॉयर को, वकील को, कि आपने इस तरह के ओपन क्वेश्चन का आंसर नहीं देना इस तरह, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ओपन है। तो इस सिचुएशन में एज द ऑडिटर अगर ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट है कि इस तरह की ओपन क्वेश्चन का ऑडिटर लॉयर आंसर नहीं दे सकता, तो हम थोड़ा रीफ्रेज करके लेटर भेजते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं, सर जी आप बताइए आपके खिलाफ कौन कौन से लीगल केसेस पेंडिंग है। मैनेजमेंट 12 केस बता देती है। फिर हम मैनेजमेंट से पूछते हैं आप बताइए आपके ख्याल में कौन सा केस हारेंगे जीतेंगे। मैनेजमेंट अपनी असेसमेंट बता देती है। हम ये लिस्ट और मैनेजमेंट की असेसमेंट लॉयर को भेजते हैं और उससे कहते हैं बताओ ये लिस्ट और असेसमेंट ठीक है कि नहीं। समझ रहे हैं दोनों में फर्क क्या है? कौन से वाला लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी कहलाता है और कौन सा लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी? पहले वाला जनरल, जिसमें लिस्ट ऑफ लिटिगेशन शामिल नहीं की जाती, और अगर लिस्ट ऑफ लिटिगेशन शामिल की जाए स्पेसिफिक इंक्वायरी। नॉर्मली एज ऑडिटर हमारी कोशिश होती है लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी ही जाए, लेकिन अगर लोकल लॉज मना कर रहे हो लॉयर को कि आपने इस तरह के लेटर का जवाब नहीं देना, तो फिर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक इंक्वायरी। लेकिन स्टैंडर्ड ने एक तीसरी ऑप्शन भी दी है, इसलिए अब क्या लॉयर के साथ डायरेक्ट मीटिंग कर लो, लेकिन वो कह रहा है ये मीटिंग क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में होगी। क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में होगी, आपने एतराज नहीं करना इस बात में। तो ये लीगल एक्सपेंसेस को किस तरीके से वेरीफाई करना है? 3 तरीकों से। कौन को 3 तरीकों से नहीं, ये तो आखिरी तरीके की 3 एग्जांपल थी, आखिरी 5 है। 5 क्या करते हैं आप? हैं पहले उन्होंने मुझे रिट्रैक करने की कोशिश किया, मैंने आप कर रहे हैं भाई। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब चलते हैं इन्वेंट्री की तरफ। इन्वेंट्री को कैसे भाई, अच्छा इन्वेंट्री में ना छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ छोटे छोटे ट्विस्ट हैं कहानी में। एक तो ट्विस्ट रेगुलर है, क्या? अगर क्लाइंट के पास मटेरियल इन्वेंट्री है, क्लाइंट की इन्वेंट्री क्या है, तो हमने उसको वेरीफाई करने के लिए लाजमी जाना है, स्टॉक काउंट लाजमी करना है। तो क्लाइंट का क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? पहला सुनिए केस। अब हम किस एरिया को वेरीफाई करने लगे हैं? इन्वेंट्री में छोटे मोटे 3-4 ट्विस्ट हैं। पहला ट्विस्ट क्या है? रेगुलर सिचुएशन कि क्लाइंट अगर इन्वेंट्री काउंट करने लगेगा तो हमने क्या करना है, इन्वेंट्री काउंट करने जाना क्या नहीं। दूसरी सिचुएशन क्या है? इन्वेंट्री काउंट हुआ तो सही लेकिन बैलेंस शीट डेट पे नहीं, किसी और डेट पे। कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मुझे याद है काउंटिंग के पेपर में जब मैं स्टूडेंट था तो काउंटिंग के क्वेश्चन में उसने कहा था
कि ये एंड 31 दिसंबर है, 10 जनवरी को किसी ने ऑफर की हमारे क्लाइंट को कि हम आपको खरीदना चाहते हैं, तो एक रीजनेबल प्राइस डिटरमिन करने के लिए क्लाइंट ने 10 दिसंबर को ऑफर आई, 10 दिसंबर को स्टॉक आउट किया ताकि पता चले हमारे एसेट्स कितने हैं, उस लिहाज से हम बिड करें, ऑफर करें अपने। लेकिन बाद में स्टॉक आउट तो हो गया, लेकिन बाद में फिर बिड अनसक्सेसफुल हुई, वो जिसने खरीदना था वो भागी पार्टी। क्या 31 दिसंबर ईयर एंड पे दोबारा से कंप्लीट स्टॉक काउंट करें या कि किसी तरीके से एस्टिमेट करें? एस्टिमेट कैसे करेंगे? एस्टिमेट रिवर्स वर्किंग नहीं है, फॉरवर्ड वर्किंग है, बैकवर्ड वर्किंग नहीं है, फॉरवर्ड वर्किंग है। फॉरवर्ड वर्किंग कैसे है? 10 दिसंबर से 31 दिसंबर जाना है, तो परचेजेस को क्या करेंगे फॉरवर्ड वर्किंग में? परचेजेस बोल ना भाई, ना छोड़ूंगा नहीं तेरे को आज। फॉरवर्ड वर्किंग 10 दिसंबर को स्टॉक आउट हुआ, 31 दिसंबर को हमने पहुंचना है वो उस बैलेंस पे। रिवर्स वर्किंग होगी बैकवर्ड के फॉरवर्ड? फॉरवर्ड वर्किंग में परचेजेस को ऐड करना है कि लेस? शाबाश। और सेल्स को नहीं, फिर सोच ले, सेल को जिसको लेस करना है क्या वो सेल्स है? लेस किसको करना है? हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स को। और अगर यही स्टॉक काउंट 10 जनवरी को किया होता, किसी वजह से जैसे लॉकडाउन या किसी और वजह से 31 नंबर पे स्टॉक काउंट नहीं कर सके, अब क्या करते हैं? रिवर्स वर्किंग। तो अब क्या करते हैं रिवर्स वर्किंग में? किसको ऐड करते हैं, किसको लेस करते हैं? किसको लेस करते हैं? और ऐड किसको करते हैं? शाबाश, कॉस्ट ऑफ सेल्स। शाबाश, नहीं नाम भी बनता है, शाबाश, कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड करते हैं। भाई पहुंच गया भाई, यही वो बता रहा है। लेकिन कह रहा है ये काम तो आप अकाउंटिंग में करते थे, एज ऑडिटर आपको मजीद भी काम करना है क्या? जो रिवर्स वर्किंग की है इसके डॉक्यूमेंट्स, इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक नहीं करना, जो परचेजेस थे इनको वेरीफाई करने के लिए गुड सीट नोट को चेक नहीं करना, ये इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन कहलाती हैं जो 1 तारीख से 30 तारीख जो 10 से और 31 दिसंबर के दरमियान की हो। इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए। शाबाश। अच्छा बताइए, 2 सिस्टम होते हैं, जैसे डेटर्स में प्रोविजन के 2 सिस्टम होते हैं ना, एक गुड और एक बैड। गुड प्रोविजन का तरीका क्या होता है? स्पेसिफिक प्रोविजन इज गुड प्रोविजन, जनरल प्रोविजन इज बैड प्रोविजन। उसी तरह इन्वेंट्री के एरिया में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के 2 मेथड होते हैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग के, एक पीरियोडिक है, परपेचुअल। कौन सा तरीका गुड है ऑडिट पॉइंट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से? परपेचुअल, पीरियोडिक नहीं। परपेचुअल में एट एनी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम आपको बैलेंस पता चलता रहता है, ठीक है? तो हमने देखना है कि जो इंटरम डेट होगी हमारी, जैसे 10 जनवरी या 10 दिसंबर, उस पर स्टॉक आउट करना है और इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना है। इसमें याद रखिए सिर्फ ट्रांजैक्शन को एडलेस नहीं करना, वो मैथमेटिकल वर्क है, अकाउंटिंग का काम है, ऑडिट का काम भी करना साथ। वो क्या है? ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई भी करना है, रिकॉर्ड के साथ मैच करना है, अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आए वो पूछना है। ये प्रोसीजर कब के हैं? जब इन्वेंट्री काउंट अदर देन बैलेंस शीट हो। अगर इन्वेंट्री काउंट बैलेंस शीट डेट पे हुआ है फिर क्या करना है? फिर ये वही प्रोसीजर जो भी थोड़ी देर पहले आईएएस 500 में आपने बताए थे। क्या करना है? देखना है मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, ऑब्जर्व करना है। हाँ जी। और क्या कर देखना है? डैमेज आइटम्स अलग से आइडेंटिफाई हो रही है कि नहीं, थर्ड पार्टी का स्टॉक अलग हो गया कि नहीं, ठीक है? स्टॉक की मूवमेंट स्टॉक अकाउंट के दौरान रोक दी गई कि नहीं, यानी सेल परचेज रुक जानी चाहिए स्टॉक अकाउंट के दौरान, मतलब स्टॉक अकाउंट सही बैलेंस शो नहीं करवाएगा। कट ऑफ परफॉर्म करना है, शाबाश, ठीक है? वर्क इन प्रोसेस अगर है उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन को चेक करना है। क्लियर? ठीक है, ये वो जो डिस्कस हमने किया। अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, इन्वेंट्री क्या करें? कंफर्मेशन किसी और को, कंपोनेंट राइटर को कहे चेक कर ले, खुद भी जाके फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्या जिस थर्ड पार्टी के पास हमारे क्लाइंट का स्टॉक रखा है उस थर्ड पार्टी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करेंगे?
जो हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड है वही कह रहा हूँ, उसका ऑडिट थोड़ी करने को कह रहा हूँ। वो क्यों नहीं शो करवाएगी? उसके रिकॉर्ड में नहीं आए भाई, जो अमानत होती है उसका रिकॉर्ड भी तो होता है। नहीं, आपका क्या ख्याल है, उसके जो गोदाम में, जिस गोदाम में उसने हमारे क्लाइंट का स्टॉक रखा होगा, उसमें वो गुड सीट, उसका जो है क्या कहते हैं, गेट इनवर्ड पास, वो नहीं बना होगा? चले, अच्छा सुन ले, एक केस स्टडी याद आ गई। पहले तो मुझे ये बताइए कि वो सबसे अहम प्रोसीजर कौन सा है जो डिस्कस नहीं हुआ। अगर हमारे क्लाइंट का स्टॉक थर्ड पार्टी के पास है तो आपने कहा सर उसको वेरीफाई करने के लिए हम खुद भी जा सकते हैं, फिजिकल वेरीफाई कर सकते हैं, लोकल कंपोनेंट राइटर को भी इंगेज कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर भी सेंड कर सकते हैं पार्टी को कि बताओ हमारे क्लाइंट के बिहाफ पे तुम स्टॉक होल्ड कर रहे हो कि नहीं। सबसे अहम प्रोसीजर एक प्रैक्टिकली उनके ऑडिटर से भी पूछ सकते हैं, ये भी स्टैंडर्ड में प्रोसीजर लिखा है, बिल्कुल ठीक है, बहुत टेक्निकल है, लेकिन वो प्रोसीजर नहीं जो मैं पूछना चाह रहा हूं, और वो प्रोसीजर बहुत बेसिक है। इंस्पेक्शन वो तो हो गया ना कि खुद भी जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये 100 रुपया दूंगा 50, और इतना बेसिक है आप कहेंगे सर ये तो, फिर समझ, हम क्लाइंट का स्टॉक काउंट करने के लिए गए, पता चला कुछ स्टॉक थर्ड पार्टी के पास है, 501 इस सिचुएशन को डिस्कस करता है। तो स्टैंडर्ड ने पूछा आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, क्या स्टेप्स आप लेंगे, ठीक है, हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो बताने हैं। आपने कहा सर उसको कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दे, करेक्ट। आपने कहा सर खुद भी जाके फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं, करेक्ट। आपने कहा लोकल कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज कर सकते, करेक्ट। इन्होंने एक अच्छा टेक्निकल प्रोसीजर बताया कि उस थर्ड पार्टी के ऑडिटर की रिपोर्ट देख सकते हैं, वो क्या रिपोर्ट है, उसने क्या बताया कि कंट्रोल वगैरह ठीक होते हैं इसके, करेक्ट। परचेज रजिस्टर चेक कर सकते, जो इधर से इन्होंने भेजी है वो उनके पास रिसीट आ रही है कि नहीं आ रही, एंट्री की है कि नहीं, चेक करेंगे, प्रोसीजर ठीक है। लेकिन अब बताऊं मैं, हम अपने क्लाइंट से ये पूछेंगे क्या वजह हुई कि इन्वेंट्री थर्ड पार्टी को भेजना पड़ी, नहीं ये नहीं पूछना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए, इंक्वायर करना है कि नहीं करना, ये करना है, ऐसे मुंह ना बनाया वाह, प्रोसीजर अगर मेरा रेलिवेंट नहीं है तो फिर बात करें भाई, ऐसे है ना। इन्वेंट्री वेरीफाई क्या मतलब, क्लाइंट के पास अपनी स्पेयर वेयर हाउस कैपेसिटी है और वो कह रहा है कि थर्ड पार्टी के पास मेरा स्टॉक है, कोई रीजन होगी क्यों नहीं मंगवा लिया, ऐसे ना करें, ऐसे ना। आप कहें मेरे पास नई गाड़ी है, हम आपके घर जाएं देखने के लिए, पता चले गाड़ी उधर है ही नहीं, आपके मैंने अपने दोस्त के गैराज में खड़ी की है, तो हम पूछेंगे, पूछना तो बनता है ना। एक तो वो जाके दोस्त के गैराज में भी चेक कर लेंगे, ठीक है, दोस्त से भी पूछ लेंगे, वो भी कह देगा इसी की गाड़ी है, लेकिन ये भी तो पूछना तो बनता है ना भाई, ये तुम्हारे गैराज में जगह है खाली, इधर क्या रिक्शा खड़ा करना है, इधर क्यों नहीं गाड़ी खड़ी कर लेते, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। अच्छा, लेकिन आईकैप की केस स्टडी ये नहीं थी, हाँ ठीक है, उस रीजन में कस्टमर ज्यादा हो सकता है उधर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम पड़ती हो, इधर भिजवाए, बाजू का ऐसे भी आईकैप की केस स्टडी में ये था उसने, लेकिन पूछना तो बनता है ना। उसने कहा था मलेशिया से डायरेक्ट आपने सामान उठाया और जापान भेजना, तो पाकिस्तान में मंगवाने की जरूरत ही नहीं है, उधर मलेशिया में पड़ा हुआ है सामान, खरीद लिया आपने, उधर से डायरेक्ट जापान भेज, बताइए कैसे वेरीफाई करेंगे। ये तकरीबन यही मिलती जुलती सिचुएशन है, लेकिन पूछना तो बनता है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही गलत होगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए। आईकैप ने सुने क्या सवाल केस स्टडी की इस पे, उसने कहा क्लाइंट की इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, आप थर्ड पार्टी पे स्टॉक काउंट करने के लिए गए, थर्ड पार्टी में आपने देखा उधर तो बहुत बेतहाशा इन्वेंट्री है, थर्ड पार्टी ने कहा सर मेरा काम ही यही है, मेरे गोदाम है तो मैं दूसरे लोगों की इन्वेंट्री ना इधर मेंटेन करता रहता हूं। आपने कहा अच्छा, फिर तो आपने हमारे क्लाइंट के अलावा 10 और लोगों की इन्वेंट्री भी होल्ड की होगी। उसने कहा हाँ ना की है। हमने कहा अच्छा बताओ हमारे क्लाइंट की इन्वेंट्री कौन सी है। उसने कहा सर ये तो नहीं पता, मिक्स कर दी है सारी इन्वेंट्री, क्या कर दी, मिक्स कर दी है। क्या करेंगे आप, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है पार्टियां इन्वेंट्री, स्कोप लिमिटेशन, स्कोप लिमिटेशन, हम उनके डॉक्यूमेंट्स पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पहले ये देखेंगे कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है कि नहीं, एफर्ट्स लग सकती है कुछ, लेकिन कोशिश करेंगे सेपरेटली आइडेंटिफाई हो जाए, और अगर नहीं होती फिर स्कोप लिमिटेशन है। क्लियर हुई है बात। तो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, ये इजी एरिया नहीं है इतना, हालांकि इतने ट्विस्ट भी नहीं है इसमें, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। 12
तो इफ इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, ये क्लियर हो गया, ये तो हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली ना। अब क्या करें, इफ अटेंडेंस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा ये कंसर्ट भी आई कि आपने कई दफा टेस्ट किया, लेकिन ये ज्यादा उसने कैश लेवल पे टेस्ट किया होगा। बात ऐसा होता है कि किसी इन्वेंट्री की नेचर की वजह से या उसकी लोकेशन की वजह से या किसी और हालात की वजह से हम स्टॉक काउंट कर ही नहीं पाते। हाँ सिलेंडर गैस वाला रिसेंट टाइम में याद है भाई, कुछ इन्वेंट्री होती है ना, कुछ केमिकल होते हैं ऐसे, वो केमिकल डब्बा खोले स्टॉक काउंट करने के लिए आग लग जाती है। कभी किसी पेंट बनाने वाली कंपनी का स्टॉक काउंट करने जाए ना, तो उधर आपको पता चलेगा उन्होंने केमिकल इस्तेमाल करने होते हैं ना, वो ओपन एयर में। साइंस लेबोरेटरी में कभी ऐसा तजर्बा किया मैट्रिक में है जिसमें आग लग जाती हो, उसमें टीचर बताते होते थे कि कुछ केमिकल ऐसे भी होते हैं ओपन एयर में रखे उनको आग लग जाती है। इसलिए खास तौर पे ये जो केमिकल डील करती है ना कंपनी केमिकल में, ये इंश्योरेंस लाजमी करवाती है। तो स्टॉक काउंट नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात इन्वेंट्री की लोकेशन ऐसी होती है, वो -30 टेम्परेचर में इन्वेंट्री स्टोर की हुई है। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फ्रिज आइटम का कंसेप्ट क्या है भला, कि उनको माइनस टेम्परेचर में रखना जरूरी होता है, वरना हो जाए। वो कहते हैं भाई जब आपने खरीदी उसके 6 घंटे तक वापस हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकते। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक काउंट नहीं कर सकते, क्या करेंगे? अच्छा अब इसमें यह कंसेप्ट भी नहीं है कि बैलेंस शीट डेट पे स्टॉक काउंट नहीं कर सके, ये नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा हूं, ना बैलेंस शीट डेट पे कर सकते ना बाद में कर सकते हैं। लोकेशन ऐसी है, नेचर ऐसी है, क्या करें? अल्टरनेटिव प्रोसीजर पर। अब अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले केस में आप क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? इंश्योरेंस से एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कैसे वेरीफाई होगी? नहीं, इंश्योरेंस में तो हमने एक मैक्सिमम लिमिट करवाई होती है इंश्योर्ड, उससे ये थोड़ी पता चलता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितनी इन्वेंट्री होगी। इंश्योरेंस एग्रीमेंट इररिलेवेंट प्रोसीजर है। नहीं, जीआरएन चेक कर सकते हैं। अब देखें फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते ना, तो डॉक्यूमेंट से चेक करना है। तो हम देख लेंगे कि जीआरएन बना है कि नहीं बना। जितनी जीआरएन बनी होगी इसका मतलब है वो इन्वेंट्री आई है और अंदर पड़ी है। सब्सीक्वेंट पेमेंट्स अगर हुई है जिन लोगों से खरीदा था वो भी चेक कर सकते हैं। क्लाइंट ने बिलावजा पेमेंट तो ही ना कर दी होगी, कुछ ना कुछ माल खरीदा तो पेमेंट किया। और जब उस इन्वेंट्री को यूज करने की बारी आएगी उस वक्त हम उस लोकेशन में मौजूद होंगे। भाई कभी ना कभी तो क्लाइंट ने इन्वेंट्री को यूज करना ही है ना, तो जिस दिन यूज करना होगा क्लाइंट को कह देंगे हमें बुला लेना, ठीक है। तो और अगर इन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस ना मिले तो यह है इन्वेंट्री की 3-4 सिचुएशन। समझ आ गई आपको सारी अलग-अलग? तो 501 3 सिचुएशन को डील करता है, किन को? लिटिगेशन एंड क्लेम, इन्वेंट्री, सेगमेंट। इन्वेंट्री के आगे 4 सिचुएशन। अच्छा सेगमेंट क्या होता है? अकाउंटिंग में पढ़ा नहीं आपने? सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है? जब एक से ज्यादा बिजनेस यूनिट्स हों, जैसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो उनके रिजल्ट्स को अलग-अलग रिपोर्ट करना होता है। एक क्लाइंट में मैंने काम किया, इंश्योरेंस कंपनी थी, उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस थी। वो कोई लाइफ इंश्योरेंस लैदा, फायर इंश्योरेंस लैदा, मरीन इंश्योरेंस लैदा, पता नहीं कौन कौन सी इंश्योरेंस। तो इनकम स्टेटमेंट में वो उनको अलग अलग बता, जो ऊपर होता था ना उनका, जहां तक मुझे याद है, काफी पुरानी बात है, जो कलेक्ट रेवेन्यू होता था और कॉस्ट ऑफ सेल्स कह ले उसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो नहीं कोई और टर्म होती थी उनकी, वो लैदा करते थे। और नीचे जो कॉमन एक्सपेंसेस होते थे, कुछ एक्सपेंसेस की एलोकेशन होती थी और कुछ नीचे कॉमन आ जाते थे इनकम स्टेटमेंट का। तो वो एक तरह से सेगमेंट है। तो अगर हमारा क्लाइंट ऐसा हो जिसके सेगमेंट्स हो, हमें चेक करना चाहिए कि नहीं सेगमेंट की सही क्लासिफिकेशन हुई है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू IFRS 8 के 5 है, चलो जो भी है 8 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। शाबाश, IFRS 8 है। क्या क्राइटेरिया? फिर तो आपको क्राइटेरिया भी पता होगा। क्या क्राइटेरिया? 10% प्रॉफिट का, 10% रेवेन्यू का, 10% एसेट्स का। एसेट्स का 1% होता है, ये 10% है 1%। यानी अगर किसी रिपोर्टेबल, अगर किसी सेगमेंट में एसेट्स के 1%, टोटल एसेट्स के 1% से ज्यादा एसेट हो तो उसको अलग रिपोर्ट करना है। आप श्योर है 1%? देखिए मैं अकाउंटिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं पहले बता रहा हूं, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं,
आप भी मेरे ख्याल चले रेवेन्यू या प्रॉफिट का कर, रेवेन्यू या प्रॉफिट का तो 10% है ना, मेरा ख्याल है टोटल एसेट्स का भी 10% है, कोई एक सेलेक्ट करना होता है नहीं, एसेट्स का 1% है पक्का नहीं। अब ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएंगे, आप नहीं बता सकते, देखना ऑनलाइन में कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में बताएगा बच्चा कि टोटल एसेट्स का 1% है, रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए क्लास क्वालिफाई होने के लिए 10% है। चले हम फिलहाल प्रॉफिट का 10%, रेवेन्यू का 10% ले लें, वो तो पक्का है ना, वैसे सूली तौर पे बहरहाल चले 10% रिपोर्टेबल सेगमेंट, क्लाइंट ने अलग किए होंगे सेगमेंट्स, हमने एज अ ऑडिटर क्या देखना है, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू डिटरमिन रिपोर्टेबल सेगमेंट, कि मैनेजमेंट कौन सा मेथड यूज कर रही है, रेवेन्यू वाला, प्रॉफिट वाला, 75% भी है कि जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो वो टोटल का 75% या उससे ज्यादा होने चाहिए, यानी जो आपने सेगमेंट इकट्ठे करने हैं ना वो लेस देन 25% होने चाहिए, ये भी क्राइटेरिया, शाबाश, वरना मजीद रिपोर्टेबल सेगमेंट निकालते रहते हैं। तो मेथड देखेंगे और पूछेंगे और फिर टेस्ट करेंगे कि क्या ये मेथड सही अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ और पिछले साल के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पिछले साल रेवेन्यू की बेस पे आइडेंटिफाई किए, इस साल प्रॉफिट की बेस पे कर रहा है? अकाउंटिंग के एक्सपर्ट बैठे हैं, कंसिस्टेंट तो नहीं है, शायद इजाजत हो। अब देखिए ऐसे ना करें, आप ऐसे ऑडिटर बनेंगे तो मैं क्लाइंट बन के तो चेंज करता रहूंगा हर साल ऐसा जी। विदाउट, मेरा ये ख्याल है इसमें IS 8 का, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि पहले डिस्क्लेमर दे चुका हूं, अकाउंटिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हमने ये देखना है कि कंसिस्टेंटली अप्लाई हुआ है कि नहीं मेथड, और अगर कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुए तो कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो ठीक है। ये मैं तुक्का लगा रहा हूं कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन, क्योंकि मुझे IS 8 के को सामने रखते हुए स्टैंडर्ड की तबीयत का अंदाजा है, वो इतने सख्त नहीं है कि चेंज करने की इजाजत ही ना दे, लेकिन ये कहते हैं कि चेंज से फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होनी चाहिए। बहरहाल हम देखेंगे कंसिस्टेंसी है कि नहीं, और अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो उसकी वैलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, वरना मिसस्टेटमेंट होगी। ये है सेगमेंट रिपोर्ट। और परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी अब हमने जो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो ओवरऑल नहीं करने, वो सेगमेंट टू सेगमेंट करने, सेगमेंट टू सेगमेंट करने हैं। जो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं टोटल एग्रीगेट बेसिस पे नहीं, कैसे करने हैं, सेगमेंट टू सेगमेंट। एसेट का भी 10% है, मिला हाथ निकाल 50 रुपए। इसका मतलब है मेरी काउंटिंग इतनी भी है जरूर फारिग, इतनी भी फारिग नहीं है। गुड, चलिए भाई क्लियर हो गया ये बात, सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं हमने। चलिए तो फिर बताइए क्विक रिवीजन, ISA 500 दो चीजें कौन सी डिस्कस करता है, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, और ISA 501 तीन से कौन कौन से, लिटिगेशन, इन्वेंट्री, सेगमेंट रिपोर्टिंग। लेकिन इनके सब पॉइंट्स भी हैं, जैसे इन्वेंट्री के 4 सब पॉइंट्स हैं, जैसे ऑडिट प्रोसीजर के 4 हैं, ऑडिट एविडेंस के भी 4 सब पॉइंट्स हैं, सब कंसेप्ट के आगे भी कंसेप्ट है ना, तो वो भी तो आपको पता होने चाहिए। चलिए इनमें किसी में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 501 का अलहदा से मुझे कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया, रिप्रोडक्शन के 2 क्वेश्चन थे वो मैंने डाल दिए आपके उसमें नोट्स में, लेकिन अलहदा से मुझे कोई केस स्टडी नजर नहीं आई दूसरे कंसेप्ट के साथ मिलकर, जैसे आपको पता है अक्सर वो कर देता है, कोई केस स्टडी होंगी वो रेलिवेंट एरिया में उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 501 कुछ समझ आया आपको, याद कर लेंगे, रीड कर लेंगे। चलिए अच्छा मुझे बताइए, छोटे छोटे स्टैंडर्ड है ना दोनों, तो कोई एक ही दिन में 2 स्टैंडर्ड कवर करने से प्रॉब्लम तो नहीं ना हुई, सिंपल कंसेप्ट, ये मैं असेस कर लिया करूंगा कि अगर कोई बड़ा स्टैंडर्ड हुआ तो एक ही, लेकिन अगर कोई रिपोर्टिंग वाला उसमें हमने एक एक करके कवर किया। अच्छा रिकॉर्डिंग वालों को बल्कि नहीं मसला होगा, रिकॉर्डिंग वाले तो अगर ज्यादा लगे तो उसी वक्त रोक के अगले दिन कर सकते हैं, फिजिकल वालों का हिसाब लगाना होता है कि इनके लिए ओवरबर्डन ना हो, तो आपके लिए तो ओके है ना। बस चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।